Hello children, myself Abhishek Kumar Pandey. Okay, today we will discuss about history, chapter number 2. Clear? आपका ये चैप्टर नंबर 2 मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है आपको, क्लियर? लेकिन काफी समय पहले मैंने इसको पढ़ाया था, ठीक है? काफी समय पहले, मुझे लग रहा है मई में पढ़ाया था मैंने। तो एक बार मैं चैप्टर नंबर 2 आपका रिवीजन कर दे रहा हूं, जिससे आप ये मत कहिएगा कि नहीं सर पढ़ाया नहीं और चल दिए चैप्टर नंबर 3 पे एरोप्लेन पे बैठ के, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2, रिवीजन कर देता हूं, उसके बाद मैं आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूंगा। क्लियर? तो आइए, चैप्टर नंबर 2 आपका है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है? इंडिया में किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना आई। नेशनलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये नेशनल से बना है, ठीक है? इसकी मतलब होता है राष्ट्रीयता। देखो हम लोग क्या है, हम लोग चाहे हिंदू हो, माउंटेन हो, या किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, तो हमारे अंदर वो भावना आती है कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि जो अपने धर्म से रिलेटेड हो या किसी से रिलेटेड हो। जब इस तरह की भावना अपने हर्ट से निकल जाए और इस हर्ट में भावना आए कुछ महान इंडिया के बारे में, भारत के बारे में, जब इसके अंदर भावना आ जाए, हर्ट मतलब समझ रहे हो ना, खतरनाक वर्ड नहीं लेना, हर्ट मींस अपना हर्ट, क्लियर? जब इसमें इंडिया बस जाए तो समझ लेना तुम्हारे अंदर नेशनलिज्म की भावना आ गई। क्योंकि आपको पता नहीं बाबू, ये आपके इंडिया को स्वतंत्र कराने के लिए आपके कितने नेशनलिस्टों ने कितना बड़ा पार्टिसिपेशन दिया है। क्लियर? किसी ने अपनी जान को खो दिया, किसी ने लड़ाई लड़ते लड़ते अपने परिवार को ही भूल बैठे। वो योगदान है उस नेशनलिस्टों का आपके इंडिया को फ्री कराने में। चाहे नाम महात्मा गांधी के लिया जाए या नाम भगत सिंह का लिया जाए। सलमान खान के जमाने वाले भगत सिंह को ही पसंद करते हैं, फिलहाल महात्मा गांधी को भी पसंद करिए, क्योंकि बहुत बड़ा इन्होंने बहुत बलिदान दिया, बहुत सेक्रीफाइस किया, जितना इनको करना चाहिए। एक में इनका रेवोल्यूशन आप लोग ऐसे सुने भी होंगे, दांडी मार्च इन्होंने किया था 1930 में। उसी से फिर इन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो दांडी मार्च जब इन्होंने किया था तो कहा जाता है उसमें लगभग इन्होंने 267 किलोमीटर चला है। 267 किलोमीटर ये इंसान पैदल चला है, बेयरफुट चला है। क्लियर? वो भी बिना अपने पैर में कुछ पहने हुए। और चला कहां है? गुजरात तट की तपती हुई रेत पर, ठीक है? चला कितना? 267 किलोमीटर। अगर एक पैर उस बालू पे आप रखेंगे ना तो छाले पड़ जाते हैं पैर में। क्लियर? दोबारा कभी पैर रखने की हिम्मत नहीं करोगे, मम्मी आएगी, बर्फ लगाएगी, आइसक्रीम खिलाएगी। क्लियर? लेकिन ये बुढ़ा इंसान, लगभग 60-70 साल का इंसान, उस रेत पर चला है पता नहीं कितने किलोमीटर, वो भी एकदम विदाउट किसी स्लीपर के। क्लियर? कोई चप्पल वगैरह नहीं। कहते हैं जब ये उस रेत पे चलते थे तो इनके पैर में फफोले निकलते थे अच्छे खासे। क्लियर? वो फफोले अगले दिन फिर चलना शुरू करते थे। रात में क्या करते थे? विलेज में बैठते थे और विलेज वाले को बताते थे कि हम लोग को करना क्या है, लड़ाई कैसी लड़नी है, क्योंकि ये लड़ाई हमारी लास्ट है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, क्योंकि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत जुल्म कर रहा है। क्लियर? रात भर ये इंसान जग कर पूरे गांव को इंकरेज करता और कहता जब सुबह ये चलता तो उसके पीछे पूरा गांव हो जाता, चाहे लेडीज हो या बच्चे हो। ठीक? 2 दिन चला, इसके फफोले फूट गए और इनके फफोले से ब्लड निकलने लगा। पंजा रखते तो कहा जाता है इनके खून का छाप पड़ता उस रेत पे। क्लियर? लेकिन ये इंसान रुका नहीं। कभी किसी ने कहा अरे बड़ू कम से कम चप्पल पहन लो, नहीं बड़ू नहीं कहना, महात्मा गांधी बड़ा नाम, ठीक है? महात्मा गांधी जी कम से कम स्लीपर तो पहन लीजिए, नहीं तो ये घाव आपका नासूर बन जाएगा। इन्होंने कहा अगर मैं स्लीपर पहन लूंगा तो मेरी मां से मेरे शरीर का कनेक्शन टूट जाएगा। ऐसे जब पैर रखता हूं तो वो मां मुझे सहलाती है और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने के लिए मुझे फिर से आगे बढ़ने को कहती है। वो नाम है इस महात्मा गांधी का, जिसका नाम आप रिस्पेक्ट के साथ लेना ही पसंद नहीं करते। क्लियर? 4 बच्चे, 4 लड़के महात्मा गांधी के, करोड़ों का असेसमेंट, करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों का मालिक, पूरे भारत के उस समय का सबसे बड़ा वकील, पिताजी करमचंद गांधी पूरे गुजरात के सबसे बड़े व्यापारी। लेकिन जिस दिन मरा उस दिन शरीर पे केवल एक धोती था। ठीक?
इनको क्या पड़ी थी कि ऐसो आराम से अपनी जिंदगी छोड़कर इस भारत के लिए मर मिटना, लेकिन ये इंसान मरा है। 4 लड़के थे बाबू, 2 हाथ दबाते, 2 पैर, एक का मन करता तो गला दबा देता, नहीं इग्नोर करो, क्लियर। 4 बच्चे हैं, आराम से अपनी जिंदगी जी सकता था ये इंसान, करोड़पति इंसान है यार, दान करता था अच्छा खासा पैसों का, लेकिन वो इंसान ये सब कुछ छोड़ लिया जिससे भारत का हर एक इंसान चैन की सांस ले सके। क्लियर। ये योगदान है इस महात्मा गांधी का, जो कह रहे हैं आप बिल्कुल आपका फेवरेट लीडर नहीं है। क्लियर। ये त्याग किया, ये सेक्रीफाइस किया उन्होंने, आप लोगों को कभी इनके बारे में बताया नहीं गया, नहीं तो निश्चित तौर पे इसमें सारे बच्चे हाथ उठाते कि मुझे महात्मा गांधी पसंद है। वो सेक्रीफाइस किया है इस महात्मा गांधी ने। क्लियर। तो जो आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया गया है, वो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया गया है आपके स्वदेशी मूवमेंट से। ठीक है। आपके पीछे आपने क्लास 9 में मुझे लग रहा है वो कांग्रेस किस प्रकार स्टेब्लिश हुआ ये सब पढ़े होंगे, पढ़ा है कुछ? कांग्रेस स्टेब्लिश कैसे हुआ? अच्छा, कुछ पढ़े ही नहीं। अच्छा, हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ा है। अच्छा, मतलब आज तक हिस्ट्री पढ़ा ही नहीं। अरे अच्छा, कोई बात नहीं, टीचर वैसा नहीं मिला। टीचर मिलेगा गौड़ा ये बात। चलिए, तो एक बार रिवीजन ही कर देते हैं सब चीजों का। क्लियर। 1857 रेवोल्यूशन हुआ है। ठीक है। मेरठ से स्टार्ट होने वाला यह रेवोल्यूशन आपके भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला है। क्लियर। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपके 1857 का यह फ्रीडम फाइट सक्सेस नहीं माना जाता। क्लियर। वर्ल्ड इसे सक्सेस नहीं मानती, लेकिन हम इंडियंस हम इसे सक्सेस मानते हैं। सक्सेस इसलिए मानते हैं कि कम से कम इस रेवोल्यूशन ने ब्रिटिश को यह तो बताया कि ब्रिटिश, जिस दिन ये इंडियंस अपनी मुट्ठी बंद करेंगे उस दिन तुम्हें देश छोड़ के भागना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पे। कम से कम इस रेवोल्यूशन ने इतना डर उनके माइंड में डाला तो सही, यही हमारा सबसे बड़ा सक्सेस है। क्लियर। इस रेवोल्यूशन को कहा जाता है सफल हो जाता, सफल बनाया जा सकता था अगर इस रेवोल्यूशन में पढ़े लिखे इंसान पार्टिसिपेट किए होते। क्लियर। दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बड़े बड़े नाम, लेकिन इस रेवोल्यूशन में एक ने भी सपोर्ट नहीं किया। ये सपोर्ट ही नहीं किए। पूछा गया क्यों नहीं सपोर्ट किया भैया, इतनी बड़ी लड़ाई थी, आपका देश आजाद हो जाता, क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? नौरोजी ने कहा अरे पागल हो क्या, ब्रिटिशर्स हमारे लिए पास आए हैं तो ये अच्छा है ना, कम से कम वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर लेके तो आए हैं। हम लोग क्या है, वह राजा महाराजा अकबर बीरबल वाली जिंदगी जी रहे हैं, ये कम से कम मॉडर्नाइज करके आए हैं आपके देश में। मॉडर्न चीजें आपको बता रहे हैं, टेक्नोलॉजी बता रहे हैं, तो अच्छी बात तो है। क्लियर। लेकिन जल्द ही आपको एहसास हो गया कि बाबू ये आपके यहां मॉडर्नाइज वेस्टर्न कल्चर नहीं ला रहे हैं, बल्कि आप ही को वेस्टर्न बना दे रहे हैं। दोनों में अंतर है, समझ में आ गया ना? वेस्टर्न कल्चर लाना मतलब आपके लैंग्वेज को बने रहने देना। आपका हिंदी है भाई, हिंदी रहेगा, इंग्लिश भी सीख लो। क्लियर। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो हिंदी को ही खत्म कर दे रहे हो और इंग्लिश थोप दे रहे हो। क्लियर। इस बात का इन्हें एहसास हुआ और 1885 में 1885 में इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई, वही है आपकी कांग्रेस। स्टार्टिंग नेम इंडियन नेशनल यूनियन, दादा भाई नौरोजी ने इसे नाम दिया कांग्रेस का। क्लियर। ये कांग्रेस पप्पू गांधी वाली नहीं है, पप्पू गांधी समझ गए ना, कांग्रेस के भक्त नहीं ना हो, नाराज नहीं हो ना, राहुल गांधी वाली ये कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस वो पार्टी है बाबू जिन्होंने अपना सब कुछ दिया है आपकी देश की आजादी के लिए। क्लियर। ये वो कांग्रेस है। इसीलिए 1947 में कहा जाता है जब आपके देश को आजादी मिली तो
महात्मा गांधी ने कभी जवाहरलाल नेहरू से कहा था, उन्होंने कहा नेहरू जी ये पार्टी को खत्म कर दीजिए, कांग्रेस को खत्म कर दीजिए। नेहरू ने कहा क्यों पार्टी को खत्म कर दूं? गांधी ने कहा अगर पार्टी बने रहने दीजिएगा तो वो दिन दूर नहीं कि लोग इसके आजादी की लड़ाई को भूल जाएंगे और इसे राजनीतिक पार्टी बना लेंगे और अच्छी खासी गाली देंगे। क्लियर? वही बात सही भी हुई। 50-60 साल पहले उस इंसान ने कहा और आज देखो कांग्रेस को कितना निगेटिव पॉइंट बोला जाता है, बोला ही जाता है। नेहरू ने कहा गांधी जी मैं पार्टी बिल्कुल खत्म कर दूंगा, मेरा मन भी है खत्म करने को, निश्चित तौर पे ये भविष्य में पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन खत्म कैसे करूं? क्योंकि लोग नेहरू को नहीं जानते, वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानते, लोग जानते हैं कांग्रेस को। ये पार्टी नहीं हमारी पहचान है, ये हमारा इंट्रो है, इसी से हम हैं, हमसे ये पार्टी नहीं है, नहीं खत्म कर सकता। गांधी ने कहा मत खत्म करो, लेकिन उस दिन का इंतजार करो जिस दिन इस पार्टी के योगदान को, पार्टिसिपेशन को लोग भूल जाएंगे और इसे अच्छी खासी गाली देंगे। वही हो रहा है। खत्म कर दिए होते, कांग्रेस के जगह कोई और नाम ले लिए होते तो शायद बचा रहता। आपको पता होना चाहिए ये कांग्रेस जो नाम है ना, ये दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन से लेकर आए थे ये नाम, क्योंकि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसी को हम कांग्रेस कहते हैं, आज भी कहते हैं। तो कांग्रेस एक इंग्लिश वर्ड है, इस कांग्रेस का मतलब होता है कलेक्टिवनेस, इकट्ठा होना, लोगों का समूह होना, उसी को कांग्रेस कहते हैं। क्लियर? 1885 में इन्होंने कांग्रेस तो बना लिया। कांग्रेस का मोटिव है कि भैया हम ब्रिटेन से धीरे धीरे अपने देश की आजादी के लिए कहेंगे, धीरे धीरे अधिकार मांगेंगे। क्लियर? ये मोटिव लेके ये आगे चल पड़े हैं और यही इनकी डिमांड है। ठीक, समय आगे बढ़ता गया, इसी में गांधी भी इंट्रोड्यूस कर दूं, गांधी को भी इसी में इंट्रोड्यूस कर दूं कि ये स्टोरी आगे ले चलो, फिर गांधी को ले आऊं, बाद में लाऊं, पहले ये पूरा स्टोरी ले लो। चलो, समय आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन 1905 में एक बार जो यहां की स्थिति है, जो सिनेरियो है, वो चेंज हुआ। क्यों? क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल बन के आ रहा है लॉर्ड कर्जन। ये भारत के आपके गवर्नर जनरल बन के आए थे 1904 में और रहे हैं 1909 तक, 5-6 साल का कार्यकाल रहता था, टाइम पीरियड। तो ये आया आपका वायसराय बन के, यानी भारत का ये मालिक बनकर आया। क्लियर? जब ये मालिक बनकर आया तो कहा जाता है इसकी नजर सीधे बंगाल पे पड़ी। हम लोग भाई अपने कुछ अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं कि भैया हमें ये अधिकार दीजिए, नमक बनाने का अधिकार दे दीजिए भैया, जो सिल्क क्लोथ्स हैं उन पे थोड़ा टैक्स कम कर दीजिए भाई, फार्मर्स पे टैक्स कम कर दीजिए, पीजेंट पे थोड़ा रहम करिए, यही सब हमारी डिमांड है। ये जब कर्जन आया तो इसकी नजर सीधे बंगाल पे पड़ी। बंगाल पे क्यों पड़ी? क्योंकि कांग्रेस के जितने भी मेंबर थे ना, वो मैक्सिमम आपके बंगाल से ही थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सवाउल्लाह खान, अताउल्लाह जी, सारे बंगाल से रिलेटेड थे। तो इसने क्या किया? उसने कहा ऐसा करते हैं, बंगाल को तोड़ देते हैं। बंगाल को जब तोड़ेंगे तो बंगाल में बाउंड्री बनाएंगे जिससे ये नेता इस नेता से नहीं मिल सकेगा और कोई डिमांड ही नहीं आएगा। जो सिंपल थोड़ा बहुत ये चिल्ला उल्ला रहे हैं वो चिल्ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं इन्हें इकट्ठा नहीं होने दूंगा, बंगाल को ही तोड़ दूंगा। खामोश क्यों बैठे हो? समझ में आ रहा है ना? ठीक, ये इनकी डिमांड थी भैया। कांग्रेस ने जब ये सुना कि अच्छा ये लॉर्ड कर्जन तो बहुत माइंड लगा रहा है, ऐसा कर रहा है, तो इन्होंने कहा कर्जन जी ऐसा करिएगा मत, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। सीधे साधे इन्होंने धमकी दी है लॉर्ड कर्जन को। लेकिन आप भूल गए, आप लड़ते हो अभी वही राइफल से और ये लड़ता है AK-47 से। आप बनाए हुए बम से लड़ते हो, ये ऑलरेडी बने हुए बम से लड़ते हैं। ठीक, अभी आप बना के लड़ोगे, ये ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आपके पास अगर 50 बंदूक है तो इनके पास 5000 बंदूक है। तुम्हारी धमकी काम नहीं कर पाई और अक्टूबर 1905 में कर्जन ने बंगाल को तोड़ दिया। प्रिय, 2 पार्ट कर दिए बंगाल के। एक तरफ कहा जाता है हिंदुओं को बसा दिया, एक तरफ माउंटेन्स को, एक तरफ बंगालियों को। यही डिवाइड एंड रूल भी किया था। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, आप बांटो और राज करो, पढ़े हो ना?
अरे इतना तो पढ़े ही हो भाई, इतना तो बोला करो हाँ पढ़ा है। डिवाइड एंड रूल, तो ये नहीं पढ़ा है पीछे। अच्छा 1905 में इसको लाया है, इसी लॉर्ड कर्जन ने ना हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया था। मुसलमानों को अपने फेवर में लाने के लिए उसने डिवाइड एंड रूल का यूज किया। मुसलमानों को खुद का अच्छा बताया, मुसलमानों से कहा घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूं, तुम्हारे लिए बेहतर करूंगा, और हिंदुओं से उन्हें अलग करना शुरू कर दिया। यही कारण है, मेन पॉइंट नोट करते रहो। 1906 में इसने मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश किया है। कम से कम ये सब नोट कर लो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना। 1905 लॉर्ड कर्जन अनाउंस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, लॉर्ड कर्जन डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को लेकर आया था। साथ ही 1906 में, इन 1906 माउंटेन लीडर क्रिएट्स मुस्लिम लीग। उन्होंने मुस्लिम लीग एक पार्टी बना ली थी। मुस्लिम लीग पार्टी 1906 में बनाया गया था। ये सब पॉइंट याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं ना। बाकी आपका क्वेश्चन आंसर जो रहेगा वो तो मैं लिखवा दूंगा एक्सप्लेन करके, उसके लिए आप निश्चित रहिए। उसका तो मैं अच्छा खासा वीडियो बना दूंगा, आपका पूरा क्वेश्चन आंसर ऐसे करके सारे आंसर में सॉल्व करा दूंगा। ये सब जब स्टोरी आप सुन लोगे और इसे समझ लोगे ना, तो क्या होगा, ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। देखो एग्जामिनर अब बुकिश नॉलेज नहीं चाहता। एग्जामिनर जो है वो बुकिश नॉलेज का जमाना गया, जब आप बुकिश लिखते हैं कि ये हुआ वो नॉलेज चला गया। एग्जामिनर चाहता है बच्चा आप थोड़ी अपनी सोच लिखे, अपनी थिंकिंग लिखे और प्रेजेंट टाइम से उसको कोरिलेट कर पाए। जब अब आज के समय में उसे कोरिलेट करिएगा ना, तो कहा जाता है आपके आंसर में वो क्लैरिटी मिलेगी जिसकी कोई सीमा नहीं तो कभी एसएसटी में कोई 10 में 10 नंबर नहीं पाता, 10/10 नहीं पाता, मार्क्स काटे ही जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में 10/10 मार्क्स दिए जाते हैं। कारण क्योंकि बच्चे उन चीजों को मॉडर्न में यूज कर रहे हैं। क्या जरूरत है, क्यों स्वदेशी आंदोलन पढ़ा रहे हैं सर, क्या मतलब है इसका आज के समय में? बिल्कुल मतलब है, क्योंकि इसी स्वदेशी आंदोलन ने हमें नेशनलिज्म की फीलिंग्स दी है। राष्ट्रीयता की भावना करने वाला यही स्वदेशी आंदोलन है। अगर होता नहीं तो आज हमारे मन में कभी भारत नहीं बसता। तो ये इंपॉर्टेंस है सर, यही तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना लाया है इसी स्वदेशी आंदोलन ने, नहीं तो वो चीजें आती नहीं। सर महात्मा गांधी ने क्या दिया? जब गए बुढ़े गए, आज के समय क्या उनका योगदान? अरे बहुत बड़ा योगदान है। उसी ने हमें सिखाया है कि गरीबों की मदद करो, साफ सफाई अपने आसपास रखो, जिसको नरेंद्र मोदी लेके चल रहे हैं, स्वच्छता स्वच्छता स्वच्छता। और ये देन है इस महात्मा गांधी का। और आप पूछ रहे हैं आज के समय इंपॉर्टेंस क्या है? जब ये पॉइंट आप कोरिलेट करोगे प्रेजेंट टाइम से ना, तो बाबू आपके आंसर में वो क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी कोई सीमा नहीं, और एग्जामिनर को वही चाहिए। ठीक, एसएसटी में पता होना चाहिए 100 में 99 मार्क्स बना है इस बार। ठीक है, 99 मार्क्स बच्चा पाया है। क्यों पाया है? उसके नोट्स को जब पब्लिश किया गया तो उसके नोट में क्या उसने मॉडर्न से कोरिलेट किया है, भाई इस हिस्ट्री को मानना पड़ेगा, जीनियस था। कोरिलेट कर दिया एकदम मॉडर्न से, उस टाइम का बताया और आज के टाइम का उसे यूज बताया। अच्छा खासा आंसर, 99 मार्क्स पाया, 1 मार्क्स काट दिया गया बस। क्लियर? क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर अपना रिकॉर्ड ना तोड़ना चाहे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो इन सब का इंपॉर्टेंस है, छोटे छोटे पॉइंट जरूर नोट कीजिएगा। ठीक, आगे ले चलता हूं। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बाबू, और कहा जाता है स्वदेशी आंदोलन सक्सेस भी रहा। क्लियर? लॉर्ड कर्जन पीछे हो गया और 1911 में फिर से बंगाल को जोड़ दिया गया। ठीक, बंगाल को फिर से एकजुट कर दिया गया। कारण इतने बड़े रेवोल्यूशन को आप लड़ नहीं पाए थे। इसी रेवोल्यूशन में कहा जाता है बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन दिया है बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन सब का ओरिजिन है यही, उद्भव है यही स्वदेशी आंदोलन जो हुआ है 1905 में। क्लियर वन? 1911 से समय आगे बढ़ा है। बाल गंगाधर तिलक वगैरह ने यही थोड़ी गलती कर दी थी। आप लड़ाई लड़ रहे थे बंगाल को एकजुट करने का, अगर लड़ाई लड़ते भारत को स्वतंत्र करने का तो निश्चित तौर पर और अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन आपने केवल बंगाल को एकजुट करने का प्लान बनाया। ठीक, समय आगे बढ़ा है, 11 आगे बढ़ता गया। आपको पता होना चाहिए 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हुआ है, पता है ना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं? इंडिया पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में? किया है। इंडिया किसकी तरफ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में?
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा किसके बीच गया? जर्मनी और वेरी गुड, जर्मनी। एक तरफ थे जर्मनी और दूसरी तरफ था आपका ब्रिटेन। इंडिया किसकी तरफ पार्टिसिपेट किया? ब्रिटेन की तरफ से। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने पार्टिसिपेट किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया है कि नहीं? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया है। ये किसके बीच हुआ है? जर्मनी और यूके के ही बीच हमने पार्टिसिपेट किया। किसकी तरफ से किया? हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, ना इसकी तरफ से ना इसकी तरफ से। अभी बताऊंगा, अभी तो 1914 पे हो, अभी आगे बता दूंगा क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। आगे ले चलूं लेक्चर? कोई कंफ्यूजन हो तो क्वेश्चन इसके पूछ लीजिए। आगे ले चलें? चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, आपको पता होना चाहिए 1919 तक हुआ है। 1919 तक लड़ाई लड़ी गई है ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1915 में महात्मा गांधी आपके इंडिया में आ चुके हैं, साउथ अफ्रीका में एक रेवोल्यूशन करके इंडिया में आ चुके हैं। अभी साउथ अफ्रीका वाला ट्रिप इनका अलग से मैं डिस्कस कर दूंगा, क्लियर? अभी इनको ले आते हैं। 1915 में आ गए हैं महात्मा गांधी आपके देश में। महात्मा गांधी से कभी किसी ने कहा कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम पार्टिसिपेट करें? महात्मा गांधी ने कहा एकदम पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये ब्रिटेन इस जर्मनी से अच्छा है। अगर ये हार गया तो ये हमारे देश में आएगा और हमारे देश को ही खत्म कर देगा, क्लियर? इसीलिए गांधी को जो अगेंस्ट वाले हैं वो गांधी को बहुत निगेटिव वर्ड बोलते हैं। सब बोलते हैं ये सर्जेंट है, नौकर है, ये दलाल है, बड़ा चीजें बोल दी है। ऊपर से ब्रिटेन ने इन्हें केसरे हिंद की उपाधि भी दे दी थी। आपको पता होना चाहिए केसरे हिंद की उपाधि मिली है ना महात्मा गांधी को, तो वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ही मिला था महात्मा गांधी को, क्लियर? आगे बढ़ाऊं? चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंप्लीट हुआ और आपके देश में एक कानून ब्रिटिश ला रहा है और वो कानून है रोलेट एक्ट। एनी गेसेस? रोलेट एक्ट कभी पढ़ा है? 21 मार्च 1919 में आपके देश में ब्रिटेन ने एक कानून लाया और उस कानून को कहते हैं रोलेट एक्ट। ये सारा नोट मैंने आपको दिया है, अच्छा खासा मैं नोट्स बनाया था, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ ये सब का मैं नोट्स बनाया हूँ, अच्छा खासा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, घबराइए मत। वीडियो मैंने बनाया था। देखिए रोलेट एक्ट लाया क्यों गया? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया ये सोच रहा था कि ब्रिटेन हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि भाई हमने आपकी तरफ से लड़ाई लड़ी है, कुछ तो अच्छा करोगे हमारे लिए। लेकिन हो गया उल्टा, ब्रिटेन ने तो हमें कुछ दिया ही नहीं। हमारे सोल्जर्स मारे गए, हमारी संपत्ति खत्म हो गई, हमारा मनी खत्म हो गया, लेकिन आपने तो कुछ मुझे दिया ही नहीं। इसीलिए इंडियंस छोटा छोटा रेवोल्यूशन करने लगे अपने अपने स्टेट में, क्लियर? बंगाल में सूर्यनाथ बनर्जी करने लगे, पंजाब में आपका लाला लाजपत राय करने लगे, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, यूपी में अजीत सिंह। अजीत सिंह नाम सुना है? अजीत सिंह नाम याद रखना, बहुत बड़ा नाम है। भगत सिंह के ये चाचा हैं, ठीक है? भगत सिंह के ये अंकल हैं। और भगत सिंह अगर इतने बड़े नेशनलिस्ट बने हैं, इतने बड़े क्रांतिकारी बने हैं, तो उसमें इनके चाचा का बड़ा पार्टिसिपेशन था, बहुत योगदान था। कहा जाता है 1914 में अजीत सिंह ने किसी अंग्रेज को मार दिया। किसी अंग्रेज को अजीत सिंह ने क्या किया? मार दिया। तो ब्रिटिश गवर्नर ने कहा जाओ मुझे अजीत सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ले आओ, क्लियर? जब ब्रिटिशर्स अजीत सिंह को पकड़ने गए तो अजीत सिंह अपने सामान को पैक करके अपना घर छोड़ रहे थे, भाग रहे थे। पकड़ लिए जाएंगे तो मार दिए जाएंगे, तो वो भाग रहे थे। भाग इसलिए नहीं रहे थे कि उन्हें डर था, उन्हें यह सोचना था कि मैं बाहर जाके इंडिया के लिए पार्टिसिपेट करूंगा, योगदान दूंगा, इसलिए वो पैक करके भाग रहे थे। उस समय भगत सिंह कहा जाता है 8 साल के थे, मात्र 8 ईयर्स। 1907 में जन्म है ना भगत सिंह का, मात्र 8 ईयर्स के थे। तो ये अपने पिता से बोले फादर, अंकल वेयर इज गोइंग, कहां जा रहे हैं अंकल, क्लियर? उनके पिता ने कहा क्या बताओ बेटा, तुम्हारे चाचा ने किसी अंग्रेज को मार दिया है, इसलिए देश छोड़कर जा रहा है। भगत सिंह ने कहा बताइए, अंग्रेजों ने लाखों हिंदुस्तानियों को मारा है बिना किसी गलती के, और वो आज भी भारत में है, और मेरे चाचा ने एक अंग्रेज को मार दिया तो अपना देश छोड़ के ही भागना पड़ रहा है। कितनी गलत बात है।
पापा जी एक समय घबराओ मत, आपका ये बेटा बड़ा होगा और इन अंग्रेजों को मार कर भगाएगा इस भारत से। 8 साल के लड़की की ये सोच है, जज्बा है, और ये आपकी सोच है। क्लास ओवर होने के बाद व्हाट्सएप पहले चेक होता है, मैसेज आया है कि अच्छा नहीं चेक करते, सीरियस हो गए, नहीं चेक करता, चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं मतलब और बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग तो अच्छे हो नो डाउट, मैं और बच्चों की बात कर रहा हूँ। जल्दी से भागेंगे व्हाट्सएप चेक करेंगे, व्हाट्सएप आया मैसेज की नहीं। और इस बच्चे को देखिए, लड़ने को आज ही तैयार है, खुद को सेक्रीफाइस करने को तैयार है। वो नाम है इस भगत सिंह जैसे लोगों का। क्लियर? तो ये अलग अलग जगह पे रेवोल्यूशन करने लगे। महात्मा, उस समय ब्रिटिश महारानी थी, एलिजाबेथ जी थी, इन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सिडनी जी को अपने पास कभी बुलाया। सिडनी वहां का प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का। उसने कहा ऐसा है सिडनी जी, भारत में बड़े छोटे छोटे रेवोल्यूशन हो रहे हैं, अरे कुछ करिए। सिडनी ने कहा घबराइए मत, मैं एक कानून लेकर आ रहा हूं। इस कानून के तहत अगर मुझे लगेगा कि ये आदमी कोई रेवोल्यूशन कर सकता है तो मैं डायरेक्ट अरेस्ट कर लूंगा, बिना किसी सोर्स के, बिना किसी प्रूफ के। क्लियर? अगर कोई सीरियस होकर बात करेगा तो उसे भी मैं अरेस्ट कर लूंगा। इसे कहते हैं अरेस्ट बाय डाउट, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी। बताओ कितना खतरनाक कानून। पता चले 4 लोग बैठे हैं, बोल रहा है अरे मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, आज पराठा नहीं खाया। वो कहेगा अरे घबराओ मत, मेरे यहाँ आके पराठा खा लेना। तो मम्मी की तबीयत खराब, तो सीरियस हो जाएंगे ना, सीरियस हो गए। अंग्रेज का अरे दोनों सीरियस, उठाओ उठाओ उठाओ, कुछ रेवोल्यूशन करेंगे। बताओ खतरनाक कानून है भाई। इंडिया सहित पूरे वर्ल्ड ने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा अरे महारानी तुम तो पागल हो, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर तुमसे भी बड़ा पागल है जो ऐसा कानून लेकर आया है। क्लियर? लेकिन ब्रिटेन झुकने वाला नहीं था, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ब्रिटेन ने लगभग 73 कंट्रीज पे राज किया है, गुलाम बनाया है यूएसए और यूएसएसआर जैसे देशों को। कभी चहलता था इन सब देशों को पैरों के नीचे अपने ब्रिटेन, ये यूएसए इसके पैर के नीचे रहता था, वो ब्रिटेन है। तो पावर इतना जल्दी थोड़े ही छोड़ देगा, धीरे धीरे छोड़ेगा, धीरे धीरे पता चलेगा बाबू आपकी वैल्यू अब धीरे धीरे घट रही है। क्लियर? तो दबा नहीं ब्रिटेन और इस कानून को भारत में लागू कर दिया। महात्मा गांधी ने कहा बड़ा बेकार कानून है। महात्मा गांधी ने यही इस कानून, इस रेवोल्यूशन इस एक्ट के खिलाफ एक प्रकार का रेवोल्यूशन कर दिया था। क्लियर? 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने कहा ऐसा है, 21 मार्च को ये आया था, इन्होंने कहा 6 अप्रैल को पूरे भारत में रोलेट एक्ट के खिलाफ हम रेवोल्यूशन करेंगे। क्लियर? 6 अप्रैल को रेवोल्यूशन हुआ पूरे भारत में, बहुत बड़ा विरोध किया गया। आपको पता होना चाहिए पंजाब में भी किया गया था। 9 अप्रैल को सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल ने पंजाब में रेवोल्यूशन किया। ठीक, मतलब विरोध किया, नॉन वायलेंस था, वायलेंस नहीं था, नॉन वायलेंस विरोध किया, अहिंसा वाला विरोध किया। ब्रिटिशर्स ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया, सतपाल को और किचलू को क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। पंजाबी लोग रेवोल्यूशन करने लगे कि भैया मेरे नेता को रिहा करो, क्यों अरेस्ट कर रहे हो, हम लोग तो कोई वायलेंस तो कर ही नहीं रहे हैं, दंगा फसाद तो कर ही नहीं रहे, क्यों आप अरेस्ट किए हो, छोड़ो मेरे दोनों नेताओं को। पंजाबियों ने थोड़ा विरोध जो है वो तेज कर दिया, इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ गया। उस समय पंजाब का गवर्नर ओ डायर था, ओलिवर डायर सब बोलते हैं इसको, ओ डायर, DIAR है, ओ डायर ये पंजाब का गवर्नर था। क्लियर? और जहां ये विरोध हो रहा था वो जगह है जलियावाला, जगह का नाम था जलियावाला। वहां का जो चांसलर है, जो वहां का हेड है, वो R डायर है। इसे बोलते हैं बाबू रेगिनाक्स, ये नाम था इसका, रेगिनाक्स रेक्स डायर, ये नाम था, ये जलियावाला का हेड था। हाँ वही जनरल डायर। ये जानते हो ये 2 नाम है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन गवर्नर था और किसने गोली चलाई। तो याद रखना पंजाब का गवर्नर ओलिवर डायर था और गोली चलाने वाला R डायर था। यही कहा जाता है जो निर्दोष जनता थी, स्पेशली ओमेन्स और छोटे छोटे बच्चे, उन पर इन्होंने गोली चलवा दिया था। मरे थे कम से कम 1500 इंसान। अफसोस इस बात का है कि इसमें लगभग 800 ओमेन्स थी और 250 कहा जाता है छोटे छोटे बच्चे थे जो दूध पी रहे थे। 250 बच्चे, उनके शरीर को जब देखा गया तो कहा जाता है शरीर पर एक भी स्किन ही नहीं था। अब सोचो शरीर पे इतनी गोलियां मारी है इन लोगों ने,
वो भी निर्दोष। अरे तुम अल्टीमेटम दे दिए होते, कम से कम बच्चे तो बच जाते, जो 2.5-3 साल के नवजात बच्चे हैं, तुमने उन पर भी रहम नहीं की और किया पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राइम 13 अप्रैल 1919 में, जिन्हें आप कहते हैं जलियांवाला बाग। क्लियर? ये हुआ 13 अप्रैल 1919 में। कहा जाता है जब इन्होंने ये किया तो पूरा वर्ल्ड, पूरा सब कुछ सन्न हो गए कि इतना बड़ा इन्होंने कैसे कर दिया, इतना बड़ा जुर्म। क्लियर? लेकिन किया है इन लोगों ने एक डर पैदा करने के लिए। कहा जाता है उसके बाद महात्मा गांधी वगैरह सारे नेता बैठे हैं और उन्होंने 1920 में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है, जिन्हें आप कहते हैं असहयोग। ठीक? नो कोऑपरेशन, नो कॉपरेशन मूवमेंट, इसी को कहते हैं असहयोग। कि इन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया इंडिया में, अब आज के बाद हमें कोई भी पार्टिसिपेशन इन लोगों को नहीं करेंगे, किसी प्रकार का कोई पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे। क्लियर? तो वो स्टार्ट किया है इन्होंने 1920 में और स्टार्टिंग डेट रख दिया 1 जनवरी 1921 में। क्लियर है? तो 1 जनवरी 1921 को इसे पार्टिसिपेट किया है। क्लियर? तो पास करिए। क्लियर? तो मैंने स्टार्ट किया था 1920 में, इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, जिन्हें आप असहयोग आंदोलन कहते हैं। 1 जनवरी 1921 से इसे स्टार्ट माना जाता है, नॉन कोऑपरेशन है। मूवमेंट तो स्टार्ट कर दिया इन्होंने। मूवमेंट में अलग अलग रेगुलेशन भी बनाया था। इन्होंने कहा था कि कोई भी सरकारी जो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं वो कोई काम नहीं करेंगे, गवर्नमेंटेड कोई काम नहीं करेंगे। कोई अंग्रेज आकर कहेगा चलो बड़े बाबू ये काम करो, बड़े बाबू कहेगा नहीं करूंगा सर। क्लियर? यानी आप असहयोग करेंगे, ब्रिटिश का एक भी काम मत करिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया में इतना बड़ा नरसंहार करवाया, जलियांवाला बाग कराया। सब कुछ ठीक था, नॉन वायलेंस मूवमेंट था, सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। लगभग ये चलते चलते 1 साल हो गया, 1922 आ गया था। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, ब्रिटिशर्स कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, बस शांत मार के बैठे थे। गांधी बस इतना जरूर चिल्लाते थे कि इंडियंस तुम शांत रहना, तुम वायलेंस मत करना, क्योंकि अगर आप वायलेंस कर दोगे तो आप इन ब्रिटिशर्स से विन नहीं कर पाओगे। विन इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपसे ज्यादा पावर उनके पास, आपसे ज्यादा आर्म्स उनके पास, आपसे ज्यादा सोल्जर्स उनके पास है, तो आप उनसे किसी प्रकार से विनिंग जीत नहीं पाओगे। इसलिए अपने अंदर पेशेंस रखना। अगर आप 1 ईयर ही पेशेंस रख लेते हैं तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको कुछ ना कुछ आपको मैं जरूर दूंगा। क्लियर? लेकिन हम इंडियंस हैं, पेशेंस बहुत कम है, छोटा है, कहां पेशेंस है। कोई एक थप्पड़ मारे तो डायरेक्ट हम उसे अच्छे से पटक के मारते हैं, दूसरा थप्पड़ नहीं मारते। क्लियर? तो 1 साल तो किसी तरह पेशेंस रखा हमने, लेकिन ब्रिटिशर्स कोई एक्शन ही नहीं ले रहा था और इसका रिजल्ट ये आया कि 26 जन 1922 में, 26 जनवरी 1922 में बिहार में कुछ लोगों ने मिलकर एक थाने में आग लगा दी। क्लियर? आपने वायलेंस कर दिया और गांधी इसी के लिए मना कर रहा था, क्योंकि आप अभी उस लायक ही नहीं बन पाए थे कि ब्रिटिशर्स से लड़ाई कर पाए।